नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। ठीक है। चैप्टर वही है सिर्फ, और क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए कुछ वैसे ही दिखेंगे, है ना। बट अभी जो हम हर बार बोल रहे थे कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ये नहीं होगा। अब आपको फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। एंड फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है इन डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो इसे ध्यान से समझिएगा, फिर आप आराम से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेक्चर, फ्रिक्शन। वेल, सोचते हैं कि अगर सारी सरफेसेस नेचर में सच में स्मूथ होती तो क्या ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता। वेल, जैसे पंखा है ना। अपन पंखे को ऑन करते हैं, वो इसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाता है। फिर जब हम बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन और फिर बंद हो जाता है। तो इसमें दो लोग रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक तो एयर का जो ड्रैग फोर्स लगता है, आप हवा में पंखे को चला रहे हैं, और दूसरा फैन जिस बियरिंग के ऊपर माउंटेड है। आप देखते हैं रूफ से एक रॉड अटैच्ड होती है, फिर उस पर मोटर अटैच्ड होती है, तो उस रॉड के अबाउट मोटर घूमती है। तो ये जो बियरिंग है यहाँ पे, उनमें क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन इस पंखे को जल्दी रोक देता है। ठीक है। और फ्रिक्शन की अपन दूसरी चीज देखें, यस, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। कोई भी एक सिंपल ब्लॉक ले लीजिए, मान लीजिए आप कंसीडर दिस सरफेस ओनली, कैन सी आई होप। और आप इस पर किसी चीज को धक्का मारते हैं, थोड़ा पुश करके छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं वो थोड़ी देर स्लाइड करती है और फिर रुक जाती है। अगर ये सरफेस स्मूथ रही होती तो वो हमेशा चलती रहती। तो ठीक है, कुछ ऐसी बातें हमें देखने के लिए मिल रही हैं फ्रिक्शन की, कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक बार एक बॉडी को अगर हम मोशन में ला देते तो फिर वो फ्लैट सरफेस पे हमेशा मोशन करती रहती। तो हो सकता था हमारे लिए बहुत कुछ चीजें आसान हो जाती, है ना। हमने व्हीकल स्टार्ट किया और एक बार उसे पुश कर देते, वो चलता ही रहता। पर क्या हमें कभी रुकना नहीं होता है? डेफिनेटली। कैन यू इमेजिन ए व्हीकल विच डज नॉट हैव ब्रेक, है ना, उसकी ब्रेक फेल हो गए हैं, आप यूज करेंगे? नहीं। तो रोकना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट चलना है। ओके। सो रोकने में कौन हेल्प करता है वहां पे? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के दोनों फॉर्म है। अभी मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन बताया जिनमें फ्रिक्शन अपेरेंटली हमें बुरा लग रहा है कि ये नहीं होता तो अच्छी बात होती। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हम चलते कैसे हैं। ओके, लेट्स कंसीडर हाउ वी वॉक सिंपली। ठीक है। तो समझाने के लिए मैं इधर आपको, मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। और इसके ऊपर आप खड़े हुए हैं। ठीक है। एंड आप चलना चाहते हैं। तो चलने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आप दोनों पैर एक ही लोकेशन पर रख के खड़े होते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। यस। जब आप आगे बढ़ते हो देन व्हाट हैपेंस एक्चुअली, लेट अस सी। तो जैसे ही आप कोई भी पैर आगे निकालते हो अपना, ठीक है, मैं सिर्फ, ओके, तो when you take this step forward, what happens, visualize। आप ये जो आपका पिछला पैर है, आप उससे ग्राउंड को क्या कर रहे होते हो? पीछे धक्का मार रहे होते हो। ठीक है। यू एक्चुअली पुश द ग्राउंड बैकवर्ड व्हेन यू ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। आप इसे पुश कर रहे होते हो पीछे, मतलब ये जो ग्राउंड का पॉइंट है उस पर हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है। दिस इज फोर्स ऑन सरफेस बाय यू। ओके। इन रिटर्न ग्राउंड आपके ऊपर कहां फोर्स लगाता है? आगे की तरफ। ओके। इन रिटर्न ग्राउंड आप पे जो फोर्स लगाता है वो आगे की तरफ। दिस इज द फोर्स ऑन यू बाय द सरफेस जिस पे आप खड़े हुए हैं। वेल, एक फोर्स तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, नॉर्मल फोर्स जो आपके वेट को सपोर्ट करता है, ठीक है, या बैलेंस करता है, ऐसा बोल दीजिए यहाँ पे। अब इस फोर्स की अपन बात कर लेते हैं। सो व्हेन वी वॉक, एक्चुअली वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड। अब ये पॉसिबल क्यों हो पाता है? ये पॉसिबल तभी हो पाता है कि जब मेरा पैर स्लिप ना करे।
मान लीजिए आप एकदम ही एकदम स्मूथ सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे आप सॉलिड आइस विजुअलाइज कर लीजिए, है ना, बहुत स्मूथ होती है सॉलिड आइस, और आप उसके ऊपर पैर रखा और आपने आपने जैसे ही पीछे की तरफ पुश करोगे, आप पुश नहीं कर पाओगे, आपका पैर स्लिप कर जाएगा। तो ऐसे केस में ग्राउंड भी आपको क्या नहीं करेगा, आगे पुश नहीं कर पाएगा। सो कैन यू वॉक? नो। सो यू कैन नॉट वॉक ऑन ए वेरी स्मूथ सरफेस वेयर फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। हालांकि नेचर में ऐसी कोई सरफेसेस नहीं है जहां जीरो फ्रिक्शन हो, ठीक है, पर हाँ मान लीजिए अगर ऐसी होती तो फिर आप चल नहीं पाते, यू कैन नॉट वॉक, ठीक है। तो ये जो फोर्स आप देख पा रहे हैं, दिस फोर्स इज द फ्रिक्शन, दिस फोर्स इज फ्रिक्शन ऑन यू बाय सरफेस। और एक्चुअली आपने जो फोर्स लगाया वो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑन सरफेस बाय यू। सो इज फ्रिक्शन दैट बैड? नो। बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है हमारा, चलना दौड़ना, ये भी नहीं कर पाते अगर हम फ्रिक्शन नहीं होता। यस, यू कैन सी नो, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेटर्स के जो शूज होते हैं, है ना, जूते होते हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं नुकीली नेल्स जैसा कुछ लगा होता है। यस, वो क्यों रहता है? नॉर्मल शूज, बिकॉज दे हैव टू चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन वेरी रैपिडली, एज वेल एज दे हैव टू गेट टू देयर मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। सो उसके लिए उन्हें हैवी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। सो दे यूज दैट अरेंजमेंट कि वो ग्राउंड में लॉक हो जाते हैं और फिर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो हम आगे बात करेंगे कि फ्रिक्शन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं एंड सो ऑन। बट इज फ्रिक्शन बैड? ये तो नोशन आप रिमूव कर दीजिए, फ्रिक्शन इज नॉट बैड। ओके, फ्रिक्शन की हेल्प से ही आप चल पाते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अवर ऑटोमोबाइल्स। ओके, हाउ दे मूव। तो जैसा हमने पढ़ा है, एक क्वेश्चन भी आया था स्टार्टिंग में कि क्या एक व्हीकल को या कोई भी आप, लेट अस कंसीडर ए मोटरसाइकिल, ठीक है, इसे इसका इंजन आगे मूव कराता है या कुछ और, ठीक है। तो ये अपन मोटरसाइकिल कंसीडर कर ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे इंजन वगैरह फिट है इसमें, हियर सम इंजन इज देयर। डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस है कि इंजन में हम फ्यूल पुट करते हैं और वो फ्यूल बर्न होता है, फिर एनर्जी क्रिएट होती है और हम मूव करते हैं। बट इसमें अंदर क्या चल रहा होता है ये समझते हैं। तो इंजन ने जो एनर्जी दी उससे सिर्फ व्हील क्या होते हैं, उससे व्हील रोटेट होते हैं, वो भी कोई एक व्हील होता है, ठीक है। तो मैं उसी व्हील को ले ले रहा हूं जो इंजन से ड्रिवन है। ओके, ये व्हील को घुमा सकता है इंजन, आई एग्री विद दिस कि इंजन की जो एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील में जा रही है। बट उससे जो व्हीकल है वो आगे क्यों बढ़ता है? आप सोचिए कि मोटरसाइकिल को आप हवा में लटका दें और उसका इंजन ऑन कर दें, है ना, गियर वगैरह भी पुट कर दें, तो फिर आप क्या देखेंगे? उसका व्हील जो है वो घूमने लगेगा। क्या वो मोटरसाइकिल आगे या पीछे जाएगी? नो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो व्हाट मेक्स इट टू मूव फॉरवर्ड? The friction, the ground, the surface on which it is capped. Let us understand how. So, जब ये घूमेगा जब ये घूमेगा तो आप देखिए इसका ये जो पॉइंट है, टायर का जो कांटेक्ट पॉइंट है, आप यहाँ पे फोकस करिए, ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है? ये पीछे धक्का मार रहा है। यस, ये पुश कर रहा है ग्राउंड को। सो दिस इज द फोर्स ऑन सरफेस बाय टायर। मैं सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिखा रहा हूं बच्चों, एक फोर्स तो नॉर्मल फोर्स है ही, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, अभी हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स जो सरफेस के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है? टायर। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से जो सरफेस है वो एंटायर बॉडी पे एक फॉरवर्ड फोर्स लगा रही है आपका, दिस इज द फोर्स ऑन टायर बाय सरफेस एंड दिस इज द फ्रिक्शन। ओके, सो डेफिनेटली फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। और कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन नहीं लगता। ओके, देयर शुड बी ए कांटेक्ट। और फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का ये क्या है? कंपोनेंट है। कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट कौन होता है? नॉर्मल फोर्स। यस, यू नो इट। सो यू एक्सर्ट ए नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ऑन सरफेस by you, and in return surface exert a normal on you by surface. So आपके ऊपर ये दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल है, फिलहाल फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सरफेस के ऊपर आप ये लगा रहे हैं, दिस इज द फ्रिक्शन, दिस इज द नॉर्मल। यस, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ये कहलाता है आपका कांटेक्ट फोर्स।
तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज component of contact force parallel to surfaces in contact. Let us return back to this question here. Can you understand now? This force will provide an acceleration to this motorcycle by which it can change its velocity in horizontal direction. So imagine this motorcycle kept on a solid ice which is very smooth. What will happen? It will keep on, its wheel will keep on slipping and it will not move forward anymore. आपने कभी देखा होगा मड वगैरह में व्हीकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, उनके पहिए घूमते रहते हैं पर वो आगे पीछे मूव नहीं कर पाते हैं. सो नाउ कैन यू अप्रिशिएट द फ्रिक्शन? यस. एक और एग्जांपल आपके साथ लेता हूं मैं. मान लीजिए आप बाइक की पीछे बैक सीट पे बैठे हुए हैं, है ना, एक मोटरसाइकिल है और आप पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं और कोई सपोर्ट नहीं है वहां पे, है ना, बैक सपोर्ट नहीं है, सिर्फ इट्स ए फ्लैट सीट और आप बैठे हुए हैं और आपने आगे वाले इंसान को पकड़ा भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ, यार जस्ट सिंपली आप उस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं. अब सोचिए आप रेस्ट पे हैं, बाइक भी रेस्ट पे है. अब बाइक चलना चालू कर दी तो सीट भी चलना चालू कर दी. आप क्यों चलना चालू किए? आपके ऊपर किसने फोर्स लगाया? सो लेट अस सी दिस सिनेरियो हियर. सो ये सीट है, ठीक है, और इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, सिंपली हियर. सो अब इस सीट को तो किसने खींच लिया भाई? बाइक पे फ्रिक्शन फोर्स वगैरह लग रहा है, ये तो बाइक के साथ अटैच्ड है, ये सीट आगे, है ना, बाइक के साथ ये अटैच्ड है पूरा सीट. सो आप यहां बैठे हुए हैं, ठीक है. अब आप क्यों आगे गए? तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ कि आपके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, आपके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा और वो कोई ना कोई फोर्स कौन होगा? फ्रिक्शन. इवन वेरी सिंपल प्रोसेस कि आप एक बाइक पे बैठे हुए हैं, बाइक चल रही है, आप भी चल रहे हैं, कौन रोल प्ले कर रहा होता है? फ्रिक्शन. सो इज फ्रिक्शन बैड? नो, नॉट एट ऑल. फ्रिक्शन हैज ए ग्रेट रोल टू प्ले इन दिस एग्जिस्टेंस. बहुत सारी चीजें नहीं होती अगर फ्रिक्शन जैसा फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता इस नेचर में. ये बात आप लोग समझ गए होंगे. ओके, तो ये नोशन तो हमने निकाल दिया. अब दूसरी बात आती है, डज फ्रिक्शन अपोजेस मोशन? क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है? मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग इसका आंसर फर्स्ट टेंस में यस बोलते हैं. यस, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन. वेल, इट्स नॉट ट्रू. Examples are in front of you. I'm not saying friction does not opposes motion, but friction हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, कभी कभी करता है. किस टाइप की करता है वो भी हमें डिटेल में देखना है. लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल हियर. अगर फ्रिक्शन नहीं लगता आपके ऊपर तो क्या आप मूव कर पाते? जी नहीं. आप रेस्ट पे थे और हमेशा रेस्ट पे रहते, सीट आपके नीचे से निकल जाती. यस, तो आपको मोशन में कौन रख रहा है? फ्रिक्शन. सो इज इट फेवरिंग योर मोशन और अपोजिंग द मोशन? आई होप यू कैन आंसर दैट. यस. सो क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन अपोज करता है? आंसर इज नो. यहां पे फ्रिक्शन मोशन फेवर कर रहा है. ओके, यहां पे फ्रिक्शन मोशन फेवर कर रहा है. बाइक आपने स्टार्ट की, बाइक रेस्ट पे है और बाइक चलने लगी, तो बाइक को जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, जो वेलोसिटी मिल रही है, उसमें किसका रोल है? फ्रिक्शन का रोल है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो फ्रिक्शन डज नॉट अपोजेस मोशन. वेल, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, ठीक है, और डेफिनेटली रेगुलर रफ सरफेस है ये. मैंने इसे कुछ 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से धक्का मार दिया. ये ब्लॉक क्या करेगा? जाएगा जाएगा जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, और एक जगह जाके रुक गया, रेस्ट पे आ गया. ठीक है भाई. अब सोचते हैं कि ब्लॉक को मैंने काइनेटिक एनर्जी दी थी और ये कौन खा गया? काइनेटिक एनर्जी यहां पे बची ही नहीं उसके पास. तो यहां पे रीजन कौन है? फ्रिक्शन है. एक्चुअली यहां पे ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है इन बिटवीन, दिस फ्रिक्शन इज एक्टिंग बैकवर्ड, दिस इज फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन यहां पे इसकी मोशन को खत्म करा दे रहा है. तुमने दोनों केस देख लिए, जहां फ्रिक्शन फेवर कर रहा है, जहां फ्रिक्शन अपोज कर रहा है. तो फ्रिक्शन सच में क्या करता है? ये मोशन को फेवर भी नहीं कर रहा हमेशा, ये मोशन को अपोज भी नहीं कर रहा हमेशा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि फ्रिक्शन करता क्या है? तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस को अपोज करता है. आई रिपीट, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. ठीक है भाई, वापस से समझा रहा हूं मैं. ये मेरा हाथ है, ठीक है,
और ये दूसरा मैंने एक के ऊपर एक रख दिया। अब मैं एक हाथ को खींचना चाहूं, इसे मैं खींचना चाहता हूं टू माई राइट, ठीक है। सो अब मैं इसे अगर इधर खींचना चाह रहा हूं, देन व्हाट विल हैपन टू मी, आप देखेंगे मेरा नीचे का हाथ भी फ्रिक्शन की वजह से इधर ही आएगा। अच्छा, अब सोचो इस हाथ को मैं अपने राइट की तरफ खींच रहा हूं, ठीक है, राइट की तरफ खींच रहा हूं, अगर ये हाथ कहीं नहीं जाता तो क्या यहां पर रिलेटिव मोशन होती बिटवीन दीज कॉन्टेक्ट सरफेस? यस। पर अगर ये साथ में आ जाए, देन इज देयर एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस? नो। हाँ, अच्छा, अब ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, मैं इसे खुद के लेफ्ट में धक्का दे रहा हूं ऊपर वाले हाथ को, तो मैं पाता हूं कि मेरा नीचे वाला हाथ भी किधर ही जाने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका जो राइट हैंड है वो मैं फॉरवर्ड पुश कर रहा हूं इसे, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं, और अगर ये कहीं मूव नहीं किया, देयर विल बी ए स्लिपिंग, देयर विल बी ए रिलेटिव मोशन। यस। तो फ्रिक्शन कैसे एक्ट हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए जब मैं इसे इधर खींच रहा हूं तो बॉटम बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन इधर की तरफ ही एक्ट हो रहा है, मैं जब अपर बॉडी को उस साइड खींच रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ दे रहा हूँ, तो इस पे लोअर पे जो फ्रिक्शन है वो लेफ्ट की तरफ एक्ट हो रहा है। तो फ्रिक्शन क्या कोशिश कर रहा है, ना केवल लेफ्ट लेफ्ट राइट में आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो ये भी आगे की तरफ आ रहा है। सो फ्रिक्शन क्या कोशिश कर रहा है कि इन दोनों सर्फेसिस में रिलेटिव मोशन ना हो। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वॉकिंग ओनली। सी, अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो आपका पैर स्लिप करता, ग्राउंड रेस्ट पे, ग्राउंड का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो रेस्ट पे है, आपका पैर मोशन में होता, तो फिर क्या हो रहा है वहां पे, रिलेटिव मोशन हो रही है कि नहीं हो रही है? बट जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आपका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो मूव नहीं करता है उस टाइम तक, आप फिर उठा के उसे दूसरी जगह रख देते हैं, ठीक है। वॉकिंग इज नॉट स्लिपिंग। ओके, स्लिपिंग अगर हो रही होती तो आपके जो फुटप्रिंट्स हैं, आपने जो चप्पल वगैरह पहने हुए हैं, उनके जो प्रिंट्स हैं वो नहीं बनते, वहां पे एक ऐसा स्क्रैच मार्क जैसा बनता सरफेस पे। आप हमेशा ट्राई कर सकते हैं। सो जब आप वॉक कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो फ्रिक्शन क्यों आपको आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन में जाने देता है? बिकॉज ऐसा नहीं हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगी, स्लिपिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। अब यहां समझते हैं व्हाई फ्रिक्शन इज फेवरिंग योर मोशन इन दिस केस, बिकॉज एनीवे दिस सीट इज गोइंग टू मूव rightward. Yes, this seat is going to move rightward in this direction. और अगर friction आपको rightward नहीं ले गया, then there will be a relative motion between the contact surfaces. Yes, same way here. Here, well, the ground is anyway at rest. इसे तो move ही नहीं किया जा सकता. Yes, this जो surface है वो rest पे है, और आपने ब्लॉक को स्पीड दे दी, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि ब्लॉक भी किस पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, ठीक है, जिससे रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो आई थिंक एक ओवरव्यू में जो आपको देना चाह रहा था यहाँ पे वो आपको मिल गया है। तो चलिए अब हम अपने नोट्स बनाना चालू कर लेते हैं और कुछ चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। ओके ओके तो लिखिए आप, फ्रिक्शन इज कंपोनेंट ऑफ contact force, component of contact force parallel to surfaces in contact, surfaces in contact। तो मान लीजिए एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज द सरफेस, ठीक है, और इस ब्लॉक को मूव करा दिया, सपोज ये ब्लॉक मोशन में है, इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्सेस आ रहे होंगे ब्लॉक पे, मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बनाना चाहता हूं। सो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक वो आएगा, सबसे पहले इसका जो मास है m वो तो रहेगा ही रहेगा, द वेट ऑफ दिस ब्लॉक ये तो एक्ट हो ही रहा होगा, ठीक है। साथ में नॉर्मल फोर्स होगा डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट देयर विल बी ए नॉर्मल,
देयर विल बी ए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से मैं लिखूंगा इस चैप्टर में, ठीक है। फ्रिक्शन के लिए सिंबल यूज करूंगा मैं स्मॉल एफ। फ्रिक्शन है तो फोर्स है, फोर्स का ये कंपोनेंट है, यूनिट वगैरह न्यूटन रहेगी, ऐसा यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग लिख ही सकते हैं। सो ये दो कंपोनेंट हैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, इनका जो रिजल्टेंट आएगा किस किस का, फ्रिक्शन का और नॉर्मल का, वो रिजल्टेंट क्या लाएगा आपका, कांटेक्ट फोर्स। ये जो रिजल्टेंट आ रहा है हमारे पास, दिस यू कॉल इट एज एफ सी, सी फॉर कांटेक्ट, ठीक है। ये एक एंगल है आपके पास थीटा, किस किस के बीच में एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल एंड कांटेक्ट फोर्स, इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, तो दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये किस किस के बीच में एंगल है, इट इज एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। नाउ अब आप सिंपल वेक्टर अप्रोच से मुझे बता सकते हैं tan ऑफ थीटा किसके इक्वल आएगा, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस। ये जो है वो क्या है, फ्रिक्शन के बराबर है, ये नॉर्मल के बराबर है। सो tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अपन कैसे लिखते हैं, ओके। अब आगे लिखते हैं, ये मैं पहले रिपीट भी किया था, अब एक बार के लिए लिख लेते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन surfaces in contact, between surfaces in contact। नीचे एक क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लो, डज, इसे एक दूसरे पॉइंट के जैसा या क्वेश्चन के जैसा लिखना है आपको, डज फ्रिक्शन अपोज मोशन ऑलवेज, सो आंसर इज नो, ठीक है, ओके। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात आती है, आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे जज करना है, तो मैं हमेशा आपको एक ही लॉजिक बता रहा हूं, आगे भी यही यूज करूंगा कि आपको ये फ्रिक्शन का नेचर, अगर आप समझ गए फ्रिक्शन का नेचर क्या है, कि सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए फ्रिक्शन को जिधर एक्ट होना पड़ेगा वो एक्ट होगा, ठीक है। सो हाउ विल यू थिंक अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, बाय ए सिंगल स्टेटमेंट, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन surfaces in contact, okay, well, अब फ्रिक्शन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, एक वो फ्रिक्शन जो कि तब लगता है जब रिलेटिव मोशन हो रही है, ठीक है। फ्रिक्शन ट्राई करता है अपोज करने का, पर क्या हमेशा ही ऐसा करा पाता है कि रिलेटिव मोशन हो ही ना, नहीं। अगर ऐसा होता तो हम कभी भी किसी भी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर स्लिप नहीं करा पाते, ठीक है। तो हाँ, तो हमने फ्रिक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक वो फ्रिक्शन जब, जो कि उस टाइम लग रहा है जब सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, और वो डेफिनेटली अपोज करने के लिए ही लगेगा वो, और दूसरा वो फ्रिक्शन जो उस टाइम लगता है जब सच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, बट रिलेटिव मोशन होने का अटेम्प्ट हो रहा है, मींस कोई पुल कर रहा है जिससे रिलेटिव मोशन हो सकती है, या कोई पुश कर रहा है जिससे रिलेटिव मोशन हो सकती है। तो पहली कैटेगरी फ्रिक्शन की कौन सी आ गई, द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट, हम इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां स्लिपिंग ऑलरेडी हो रही होती है, ठीक है। और दूसरा, द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन देयर इज एन अटेम्प्ट सच दैट रिलेटिव मोशन कैन हैपन बिटवीन द सरफेसेस, बट हो नहीं रही है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी स्टैटिक मोड में ही रहेगी वहां पे, हाँ वो चल सकती है, पर किसके साथ चलेगी, कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ चलेगी। जैसे मैं हाथों का एग्जांपल दे रहा था, अगर मेरे दोनों हाथ एक साथ आगे पीछे लेफ्ट राइट जैसे भी जा रहे हैं, तो वहां पे जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वो स्टैटिक है, मोशन हो रही है बट रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है। पर व्हेन देयर इज अ स्लिपिंग बिटवीन माय हैंड्स, देन द फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। सो लेट्स राइट, फ्रिक्शन can be categorized in two parts. One is kinetic friction and another is static friction. अब एक एक करके हम इन्हें समझ लेते हैं,
ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? इसे अपन F और F के नीचे K लगा देते हैं, ठीक है, K फॉर काइनेटिक। तो जैसे एक बॉडी है, ठीक है, वो किसी सरफेस पे रखी हुई है और देयर इज ऑलरेडी रिलेटिव मोशन। मान लीजिए सरफेस रेस्ट पे है और बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है, तो इस सिचुएशन में देयर विल बी ए फ्रिक्शन। कौन सा? काइनेटिक। दूसरा एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूं, जैसे एक ब्लॉक है, वो किसी दूसरे ब्लॉक पर रखा हुआ है, ठीक है, एंड दे आर कैप्ड ऑन ए सरफेस। ये ब्लॉक जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इस मूवमेंट पे और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, सरफेस फिक्स है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। ओके, सो हियर लेट अस कंसीडर दिस इज the body, let's call it A, this is surface S, it is A, B and the surface. Okay, can you tell me what is velocity of A with respect to surface? Here it is 10 I cap meter per second. So I am fixing a coordinate system here, x, y. Okay, can you tell me what is velocity of A with respect to B? Yes, it is velocity of A minus velocity of B. अच्छा, यहां भी बिल्कुल ऐसे ही किया था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस 10 माइनस 0। सो आपको क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 10, और दोनों ही सही बात है ना, दोनों प्लस में ही है, तो आपके पास आ गया है माइनस ऑफ 5 आई कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मींस बी से देखने पे ए पीछे जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट में। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखोगे आप? Just opposite, you know this relation. So it will be 5 I cap meter per second. What is velocity of B with respect to surface? It is velocity of B minus velocity of surface, which is 0. So it is simply 10 I cap. अब you may ask कि velocity of A with respect to surface भी तो निकाल दो। निकाल सकते हैं, पर क्या A और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन आ रहा होगा? माय आंसर इज नो, बिकॉज A और सरफेस के बीच में तो कांटेक्ट ही नहीं है। तो फ्रिक्शन के लिए क्या होना कंपलसरी है? कांटेक्ट। तो ये आप लिख लीजिए, व्हेन देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस, फ्रिक्शन will not act. You may write it on the top of your page. Okay, when there is no contact between the surfaces, friction does not act. ओके, और फ्रिक्शन कभी एक बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा, जैसे कोई भी फोर्स कभी एक पे नहीं करता, फोर्सेस हमेशा पेयर में ही लगते हैं, ए बी पे लगाएगा तो बी ए पे लगाएगा, लाइक दैट। फ्रिक्शन के साथ भी वैसा ही है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ही जाएगा वो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझने में। सो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो सरफेस के रिलेटिव ए की वेलोसिटी किधर है? इट इज इन आई कैप डायरेक्शन। फ्रिक्शन चाहेगा कि सरफेस के रिलेटिव ए की वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वो क्या करेगा? इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। यस, सो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्पेसिफिकली? वो स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू है, पर उसे मोर स्पेसिफिक वे में अगर बोले तो इसे आप लिख लीजिए यहां पे, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए will be opposite to velocity of A with respect to surface, not velocity of A with respect to ground, velocity of A with respect to surface. So what is the velocity of A with respect to surface? Is in I cap direction. So friction on A here will act in which direction? Minus. So this is friction acting. This is kinetic friction on A by surface, and definitely surface के ऊपर जो friction act होगा वो opposite direction में, वो कहां से निकाल सकते हो? kinetic friction on surface by A, वो किसके opposite होगा? velocity of surface with respect to A के opposite. So velocity of surface with respect to A किधर है? minus 10 I cap, तो friction on surface will be what? plus 10 I cap. तो लिख लिया आपने,
कि काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी ए इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, अच्छी बात। लेट्स कम सी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन दिस सिनेरियो। हियर इज बॉडी ए, तो ए के ऊपर फ्रिक्शन कौन लगाएगा? हमेशा वही लगा सकता है जो ए के साथ कांटेक्ट में है। सो हु इज इन कांटेक्ट विथ ए? इट इज बी। ठीक है, तो बी लगाएगा फ्रिक्शन ए के ऊपर। किधर लगाएगा? बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कांटेक्ट सरफेस, दिस इज बी। So velocity of A with respect to B is what? -5 I cap. Friction will act opposite to it. So kinetic friction on A is acting like this, Fk on A by B. Well, let's talk about B. Okay, so B की बात करते हैं, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? अच्छा, आप न्यूटन थर्ड लॉ से भी बोल सकते हैं कि बी ए पे फ्रिक्शन अगर आई कैप में लगा रहा है तो ए बी पे माइनस आई कैप में लगाएगा, बट इस लॉजिक से भी चलते हैं। वी बी ए, इट इज +5 आई कैप, so friction must be in minus I cap. Friction always will, kinetic friction is opposite to the relative velocity. Okay, so here you will get this kinetic friction on B by A. These are action reaction pair. तो अगर मैंने A और B को सिस्टम कंसीडर कर लिया तो ये फोर्स कैसा फोर्स हो जाएगा? इंटरनल फोर्स। ओके, ऑलराइट। वेल, B किसके साथ भी कांटेक्ट में है? सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में है। तो ये सरफेस का क्या स्टोरी है देख लेते हैं अपन। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू सरफेस 10 I कैप है, सो फ्रिक्शन किधर लगेगा? माइनस में। सो हियर विल बी द फ्रिक्शन ऑन B by surface. Well, let's talk about surface. So this is surface, surface पे किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, so friction on surface by B. Well, you can check how friction is favoring the statement. कौन सा? Friction always opposes relative motion. See, let's see from this example. यहाँ पे क्या relative motion हो रही है? A राइट में जा रहा है 10 से, सरफेस रुका हुआ है। फ्रिक्शन क्या करेगा? A को स्लो डाउन करेगा। A की वेलोसिटी राइट में, फ्रिक्शन लेफ्ट में, A को स्लो करेगा। सरफेस अगर पॉसिबल होता फ्रिक्शन पे तो सरफेस को वो स्पीड अप करता है, किधर? राइट में। कैन यू फील इट? ब्लॉक को स्लो डाउन कर रहा है, सरफेस को स्पीड अप कर रहा है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इन दोनों के पास एक कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी एंड दे विल मूव विद दैट वेलोसिटी, और फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा। सो इज फ्रिक्शन जस्टिफाइंग दैट स्टेटमेंट दैट इट इज अपोजिंग रिलेटिव मोशन? यस, क्योंकि रिलेटिव मोशन को खत्म करने के लिए वो दो काम कर रहा है। जो बॉडी मूव कर रही है उसे स्लो कर रहा है, और जो बॉडी मूव नहीं कर रही है उसे मूव करा रहा है। इज दैट क्लियर? वेल, लेट्स सी हियर आल्सो। ए स्लो जा रहा है एज कंपेयर टू बी, इसलिए ए स्लिप कर रहा है, तो एक फ्रिक्शन ए को फेवर कर रहा है मोशन में। देखिए 5 राइट की तरफ है, फ्रिक्शन भी राइट की तरफ ही एक्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शन ए की वेलोसिटी को क्या कराने की कोशिश कर रहा है? बढ़ाने की, और बी की वेलोसिटी को क्या कराने की कोशिश कर रहा है? कम करने की। तो जिससे क्या फायदा हो जाएगा कि ए 5 से बढ़ेगा 6 7, ये 10 से कम होगा, ऐसे 9 8 7, जैसे ही 7 7 हो जाएगी इन दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अब भी एक्ट होता रहा तो इसकी वेलोसिटी 7 से बढ़ के 8 हो जाएगी, और इसकी 7 से कम होकर 6 हो जाएगी, तो और रिलेटिव मोशन होने लगेगी और स्लिपिंग होने लगेगी। तो क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शन यहाँ अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन को? ठीक है, सरफेस और बी के बीच में भी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। सरफेस रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन बी को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आप देख लीजिए वेलोसिटी के अपोजिट है, और सरफेस को स्पीड अप कराने की कोशिश कर रहा है। सो फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू अपोज, always try to oppose the relative motion between contact surfaces. So I hope you can understand this much, the directional part of the friction here. Now comes the magnitude part. Let's talk about it. तो मैं वापस रिपीट कर दूं, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी A is opposite to velocity of A with respect to the surface. तो जब भी आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में पता करना है तो आप सिंपली उस कॉन्टैक्ट सरफेस के रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें, जिधर वेलोसिटी आ रही है उसके अपोजिट क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी
is directly proportional to normal force between surfaces in contact. Here N is normal force between surfaces in contact. ओके, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगता है। उसकी एक सिंपल वजह है। अगर सोचे कि फ्रिक्शन लगता क्यों है, दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लगता क्यों है, तो उसका सिंपल एक एक्सप्लेनेशन है कि हमें जो सरफेसेस बहुत ही फ्लैट दिखती है वो सच में होती नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, मैं जानबूझ के थोड़ा गैप दिखा रहा हूं आपको, और हमें इनकी सरफेसेस, ये ए है और ये बी है, एक्चुअली जब सरफेसेस को हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं देन दे आर नॉट as flat as they seem to be to our eyes. So they are something like this. So there is a mechanical locking between the surfaces and ये जितना ज्यादा प्रेस कर रहे होंगे एक दूसरे को, इतनी ज्यादा इफेक्टिव लॉकिंग हो रही होगी, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ जस्टिफिकेशन दैट व्हाई फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो अगर दो सरफेसेस के बीच में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 आ जा रही है तो क्या वहां कोई फ्रिक्शन एक्ट हो पाएगा? नो। तो भले ही सरफेसेस रफ बनी रहे, अगर प्रेसिंग नहीं है तो फिर वहां कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो नॉर्मल इज कंपल्सरी फॉर फ्रिक्शन टू एक्ट। ओके, आगे लिख देते हैं अपन। सो एफ के इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, म्यू के, इसे अपन म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, म्यू के फॉर काइनेटिक इनटू एन। Here mu k is called coefficient of kinetic friction. Kinetic friction. ठीक है, तो आपको कभी फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकाला करेंगे? म्यू के इंटू एन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो आई वांट यू टू नोट दिस डाउन। ओके, देन वील राइट फ्यू मोर थिंग्स। अब म्यू के बारे में अपन बात करेंगे कि म्यू के क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात, म्यू के इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड यूनिटलेस। अब यूनिटलेस और डायमेंशनलेस आप बड़े सिंपली जस्टिफाई कर सकते हैं। फ्रिक्शन भी फोर्स है, नॉर्मल भी फोर्स है, सो आप म्यू के को लिखेंगे फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल, तो फोर्स बाय फोर्स, सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो डायमेंशनलेस आ जाएगा, और यूनिटलेस भी। पहली बात। अब दूसरा, म्यू के किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो लिखिए म्यू के डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट मतलब सरफेसेस जितनी ज्यादा स्मूथ होंगे ये म्यू के की वैल्यू उतनी कम होगी। लिख लीजिए इसे। फॉर स्मूथ सरफेस म्यू के इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ब्रैकेट में लिख सकते हैं न्यूमेरिकली वी कैन टेक इट टू be 0 for smooth surfaces. Numerically, we can take it 0 for smooth surfaces. तो किस पे डिपेंड करता है? ये दोनों सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि हाउ स्मूथ और हाउ रफ दे आर। ओके, वेल, सेकेंड पॉइंट, म्यू के डज नॉट डिपेंड, अंडरलाइन नॉट, डज नॉट डिपेंड on velocities of sliding bodies. velocities, ऐसा स्लिपिंग को स्लाइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, स्लिपिंग का मतलब क्या रहेगा? कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है तो उसे स्लिप बोलते हैं, और स्लिप जब हो रहा होगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। तो म्यू के डज नॉट डिपेंड ऑन स्लिपिंग वेलोसिटीज और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग बॉडीज। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रिक्शनल फोर्स, यहां पे कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ
independent of surface area as long as normal force is same, as long as normal force is same. जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, और वो यहां पर रखा हुआ है ऑन दिस सरफेस दिस कैप्ड, ठीक है। अब इसका कुछ मास m है, इस पर एक फोर्स mg का लग रहा होगा बॉडी के ऊपर, यहाँ पे एक नॉर्मल आ रहा होगा और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी mg, और इसे अगर आप पुल या पुश करना चाहेंगे तो इस पर फिर एक फ्रिक्शन एक्ट होने लगेगा और फ्रिक्शन इस सरफेस के ऊपर एक्ट होगा, फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन दिस सरफेस, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, यस। अब इस बॉडी को अगर हम फ्लिप कर दें, इफ वी फ्लिप दिस बॉडी लाइक दिस, ऐसे फ्लिप करा दें तो फिर कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा, यस, you will have greater contact area. So in this case when we flip it, okay, something like so, जब हमने इसे फ्लिप कर दिया पर नॉर्मल तो अभी उतना ही लग रहा होगा, सी इस पर फोर्स लगेगा एक mg का और एक नॉर्मल का, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ mg के इक्वल थी, यहां भी नॉर्मल की वैल्यू mg के इक्वल होगी, तो इस सरफेस का एरिया बढ़ गया बट नॉर्मल की वैल्यू अब भी उतनी ही है, ठीक है। तो हमें कभी कभी क्या लगता है कि अच्छा ज्यादा सरफेस मिलेगी, ज्यादा लॉकिंग होंगी तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन ज्यादा कब लगेगा, जब वो लॉकिंग हो पाएंगी, तो नॉर्मल तो उतना ही है ना, दिस नॉर्मल वाज शेयर्ड फॉर ऑल दीज पॉइंट्स, तो कम पॉइंट है ना, कम पॉइंट है तो सबको अच्छी प्रेसिंग मिल रही है, यहाँ पे नॉर्मल उतना ही है, प्रेसिंग फोर्स उतना ही है, बट इट इज डिवाइडेड ऑन दिस लार्ज एरिया, तो लॉकिंग उतनी फिर क्या हो पा रही है, कम हो पा रही है, बट नंबर ऑफ लॉकिंग ज्यादा है, तो ओवरऑल फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जा रहा है, सेम। ऐसा बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो हमने लिख लिया कि फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया इन कॉन्टैक्ट, कब तक, जब तक कि नॉर्मल की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अपन। अब म्यू के आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, द वैल्यू ऑफ म्यू के विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर यू, एंड इन जनरल जो म्यू के है वो 1 से कम होता है, बट ये कोई फैक्ट, ये सिंपली ये मान लीजिए कि ज्यादातर सरफेसेस के लिए म्यू के 1 से कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझ लीजिए कि फॉर टू गिवन सरफेसेस म्यू के फिक्स होता है, जैसे कि मैं बोल दूं कि स्टील एंड रबर, इनके बीच का म्यू के फिक्स होगा, स्टील एंड स्टील के बीच का म्यू के फिक्स होगा, वुड एंड कंक्रीट के बीच का म्यू के फिक्स होगा, रबर एंड कंक्रीट के बीच का, तो जो सरफेसेस पेयर ऑफ सरफेस जो कांटेक्ट में है उनके लिए म्यू के की वैल्यू फिक्स होती है, ओके वेल। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन यहां पे, एक बॉडी है ऑफ मास 2 किलोग्राम, उसे हमने पुश कर दिया और वो 5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी रखती है, इट इज केप्ट ऑन ए सरफेस, एंड इस सरफेस के लिए आपको म्यू के की वैल्यू दी गई है 0.06, ठीक है। सरफेस काफी लंबा है, फाइंड टाइम, फाइंड total time and distance traveled, time taken and distance traveled till it stops, means till the block stops, okay। so here it's simple, ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, जिस सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है उस सरफेस के पास कोई वेलोसिटी नहीं है,
तो कौन सा केस है ये? काइनेटिक फ्रिक्शन का केस है, आप लोग समझ पा रहे हैं। देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सर्फेसेस। अच्छा, अब इसके ऊपर आप सोच लीजिए कि व्हाई इट विल स्टॉप। अभी तक सरफेस स्मूथ हुआ करती थी, अगर ये स्मूथ होती तो क्या कभी रुकता? जी नहीं। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो परपेंडिकुलर टू मोशन लग रहे होते हैं। देखो, इस ब्लॉक का अगर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर? इस ब्लॉक के ऊपर एक तो इसका mg आ रहा है 20, एक नॉर्मल आ रहा है फ्रॉम सरफेस। अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो यही दोनों फोर्स आते, नॉर्मल 20 के इक्वल आ जाता, एक्सेलरेशन कितना आता? 0, तो वेलोसिटी हमेशा 5 रहती है, वो हमेशा स्लिप होता रहता सरफेस के ऊपर। पर यहाँ फ्रिक्शन भी है, आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक राइटवर्ड है, तो फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक कैसा लगेगा? लेफ्टवर्ड। और कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? देखो, आपको पता ही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी आपके पास म्यू के इंटू एन। ठीक है, और म्यू के कितना दे दिया? सबसे पहले फ्रॉम इक्विलिब्रियम ओनली आई कैन राइट एन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ओके, अच्छा, म्यू के मेरे पास 0.6 है, म्यू के 0.6, so the frictional force will be what? 0.6 into 20, तो ये आ गया मेरे पास 12 न्यूटन। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसका एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका मेरे पास? डेफिनेटली जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा इसके पास, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप लिखेंगे इसका मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन। सो एक्सेलरेशन आएगा आपके पास एफ के डिवाइडेड बाय एम। इन दिस केस आप देखेंगे मेरा एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि एफ के किसके इक्वल है? म्यू के एम जी, और एम से एम यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर मैं आपको एम की वैल्यू प्रोवाइड भी ना करूं तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। यस, एनीवे, सो 0.6 इंटू 10, सो एक्सेलरेशन मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे 12/2, और मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि यहाँ मास ना भी दिया होता तो भी हम कर सकते थे। अच्छा, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब किसी भी क्वेश्चन में जब भी टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल पूछा जाएगा तो फिर वो कहाँ का क्वेश्चन है? काइनेमेटिक्स का। ये आपने डायनेमिक्स लगा के क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन। अब सिंपल अपना थ्योरी ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दो। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जब तक चलता रहेगा तब तक फ्रिक्शन इतना ही एक्ट होता रहेगा। सो आपके पास आ गया यहाँ पे कि एक्सेलरेशन काइनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख लेते हैं। इधर की साइड इसके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, इधर के साइड इसके पास वेलोसिटी है। अब एक को प्लस एक को माइनस लेंगे, तो चलो मैंने इसे प्लस इसे माइनस ले लिया, तो मेरे पास u प्लस 5 है, एक्सेलरेशन -6 है, फाइनल वेलोसिटी मुझे 0 चाहिए, तो मैं डेल्टा टी भी फाइंड कर सकता हूँ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी भी फाइंड कर सकता हूँ। यस, तो चलो पहले अपन टाइम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? वी कैन राइट v is equal to u plus a into delta t. You are very much familiar with it. So u is 5 plus a is -6 according to the sign, and into delta t. So delta t comes out to be 5/6 seconds. Okay, and डिस्प्लेसमेंट s के लिए सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं, आप जा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s और s इज इक्वल यू प्लस v/2 इंटू डेल्टा टी। चलो मैं जा रहा हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। सो v इज 0 हियर, u इज 5 का स्क्वायर प्लस 2 minus 6 into s. So s will be 25 divided by 12 meters. So I think you can understand how we are solving this. Very basic question. तो ये बात समझ में आई कि यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने कैसे डिसाइड की। फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू सरफेस एक्ट करता है, सो दिस इज पैरेलल टू सरफेस, तो फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से एक्ट हो रहा है यहाँ पे। राइट, ओके।
लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा सा एलिवेटर है। देयर इज एन एलिवेटर व्हिच इज क्वाइट बिग। इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है ये, वर्टिकल प्लेन। सो दिस इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब देखिए यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड दिस ब्लॉक, इसे मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी उतनी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मास m है और ये सरफेस रफ है। ठीक है, और इसका जो म्यू के है वो 0 पॉइंट मान लेते हैं 4 है। ठीक है, this is sufficiently long, this is sufficiently long, so if the elevator is sufficiently long, then find first time taken for the block to stop, block to stop in elevator, दूसरा distance, total distance traveled, total distance traveled as seen from elevator. दूसरा एक और पार्ट आप मुझे बताएंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, सुन लीजिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज सीन फ्रॉम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आई एम आस्किंग दिस थर्ड पार्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, our initial velocity of elevator is 0. At this moment, initial velocity of elevator is 0. This is given to you. Well, let's solve this question. तो सबसे पहली बात, टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। टाइम अपन कहीं से भी निकाल लें, ग्राउंड से, एलिवेटर के फ्रेम से। तो एलिवेटर का फ्रेम डील करना इजी है क्योंकि आपको ये मोशन नहीं दिखेगा जो एलिवेटर खुद कर रहा है। So let's move into the frame of elevator. So I'm going in frame of elevator. So elevator के फ्रेम में क्या क्या हो रहा है, let us understand. तो ब्लॉक के पास एक फोर्स तो है mg, एक फोर्स है नॉर्मल। अच्छा, एलिवेटर का जो फ्रेम है, इज इट इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? इट इज नॉन इनर्शियल, सो डू नॉट forget to apply the pseudo force as you are dealing in frame of elevator. You can also deal in frame of ground, forces change नहीं होते। So well, फिलहाल तो मुझे यहाँ पे एक force ma लगाना पड़ेगा। A is acceleration of elevator which is given to me. Well, so and in frame of elevator velocity को force के साथ mix मत करना है ना, velocity is a different thing। इसके पास इस direction में velocity है, तो friction force पीछे लगेगा, तो ये होगा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स। सो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग, नॉर्मल, mg, दिस इज स्यूडो फोर्स एज वी आर इन एलिवेटर फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में ma नहीं दिखेगा, ठीक है, बट ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन दिखेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बट n की वैल्यू उतनी निकल के आएगी। ठीक है, अब बताओ मुझे कि ये एज सीन फ्रॉम एलिवेटर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, यानी ऐसे लिख लेते हैं अपन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, acceleration of block in frame of elevator, it is simply, say you call it A naught I cap, वो भी माइनस में। बताओ क्यों? Why did I write in minus I cap? Because friction force minus I cap में लग रहा है। Let us attach a coordinate system. ठीक है, so
सिंपल मुद्दा है कि y में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो सबसे पहले अपन y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा के नॉर्मल निकाल लेते हैं। y में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अच्छा, अगर आप ग्राउंड फ्रेम में लिखते तो एम ए नहीं दिखता पर इसका एक्सेलरेशन ऊपर दिखता, तो आप लिखते एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो अल्टीमेटली एन की वैल्यू तो एम जी प्लस एम ए के इक्वल ही आती। तो क्या फोर्स चेंज हो जाते हैं? नहीं, फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है कभी तो लिख लो, फोर्सेस आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। अच्छी बात। सो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है म्यू के एन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपके पास? म्यू के एम जी प्लस एम ए। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ही इसके पास एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में ए नॉट, है कि नहीं, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ के विल बी इक्वल टू एम ए नॉट। तो ए नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपके पास? एफ के बाई एम। तो ए नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपके पास? आप देख लीजिए, म्यू के एम जी प्लस एम ए बाय एम। एम कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो ए नॉट आ जाएगा आपके पास म्यू के जी प्लस ए। तो क्या आ रहा है आपके पास? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन फ्रॉम एलिवेटर, दिस इज इक्वल टू म्यू के विच इज 0.4, 0.4, g is 10, a is 2, so I'm getting 0.4 into 12, so this comes out to be 4.8 meter per second square. Well, so the acceleration, it can be an independent question for you कि what is acceleration of the block in the frame of elevator? So it is 4.8 meter per second square in minus I cap direction, और क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से। ओके, अच्छा, नाउ क्वेश्चन शिफ्ट टू काइनेमेटिक्स। अपने एक्सेलरेशन निकाल लिया एलिवेटर के फ्रेम में, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सॉल्व। तो मैं ये पार्ट मिटा दूं, क्वेश्चन ही मिटा देता हूं मैं, बी बेटर। तो क्या मिल जाएगा हमें? देखिए, तो हमें यहां पे मिल जाएगा काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम यूज करेंगे। तो ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास +5, एक्सेलरेशन -4.8, फाइनल वेलोसिटी 0। किसके फ्रेम में ही चल रहे हैं अपन? एलिवेटर के, इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, उसी फ्रेम में अपन इक्वेशन बना रहे हैं। सो अब आपको डेल्टा टी भी चाहिए और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए एलिवेटर के फ्रेम में। पहले इनके लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो डेल्टा टी के लिए इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू डेल्टा टी। सो 0 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ऑफ 4.8 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी आपके पास कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 4.8, ठीक है, और इसे 50 डिवाइडेड बाय 48। ओके, आप कुछ इसे कुछ हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 24 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा उसे, ठीक है। और दूसरा मैं इस साइड लिख दे रहा हूं। सो सेकेंड इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 ही है, u है आपका 5 प्लस 2, a है माइनस ऑफ 4.8 इंटू s। सो s कम्स आउट टू बी 25 डिवाइडेड बाय दिस 2 इंटू a, बट पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.6, और यू से 250 divided by 96, or you can write 125 divided by 48 meter. So this is displacement of the block with respect to elevator, and this is the time it takes to stop. अब एक और पार्ट मैंने पूछा है इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा अपन को वेक्टर यूज करना है। देखिए, so displacement of block
In ground frame, this is third part. With respect to ground, you can write it as displacement of block with respect to elevator plus displacement of elevator with respect to ground. You know this. So, well, what is displacement of elevator with respect to ground? वैसे ग्राउंड नहीं भी लिखे तो भी चलता है, इज इक्वल टू, तो एलिवेटर तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो टाइम कितना मिला है, टाइम तो इतना ही मिला है ना 25/24, यस। सो आप क्या लिखेंगे, u of elevator into delta t plus half acceleration of elevator into delta t का whole square, and this is in which direction, j cap। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, ये तो टर्म जीरो ही हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज 2 इंटू 25/24 का स्क्वायर, so it comes out to be 25/24 का स्क्वायर, which you can take the squares 625 और 24 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 576। ओके, सो ये आ गया आपके पास जे कैप मीटर्स में। तो आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक तो आई कैप में आपको मिला है कितना 125 डिवाइडेड बाय 48 आई कैप प्लस 625 डिवाइडेड बाय 576 जे कैप। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। सो एनीवे, बाद में तो ये काइनेमेटिक्स ही था, फ्रिक्शन का जो रोल है वो आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।